पिछला प्रोजेक्ट ही हम ओपन कर रहे हैं क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं था। आई होप विजिबल है सबको। ये एक रिकैप था हमारे पास। रिकैप हमारे पास ये है कि हमने जो है वो jQuery के थ्रू जो है वो एजेक्स को कॉल किया था। ये जो हमारे पास लाइंस, ये लाइंस लिखी हुई हैं, दिस इज बेसिकली एजेक्स। ये हमारे पास वो इवेंट है जिसमें हम ये एजेक्स कॉल करते हैं और हमारे पास होता ये है कि वो processor.html में जाके कोड को एग्जीक्यूट करता है, पोस्ट मेथड यूज करता है। दीज आर द नंबर्स के जो वहाँ यूज होते हैं और यूज होने के बाद हम जो है वो उसको वहाँ यूटिलाइज कर रहे थे। हमने बेसिकली एक बेसिक कोड लिखा था जिसमें हमने जो है वो यहाँ पर उसको लिस्ट डाउन किया था। नाउ हमारे पास सिचुएशन ये थी कि हमने यहाँ पर जो है वो एक नया मेथड, हमने 3 बेसिक मेथड देखे थे। एक मेथड ये था कि हमारे पास जो है इस कोड को थोड़ा एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सिर्फ ये एक वीडियो के लिए जो है वो मैंने उसको, ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास सिचुएशन ये थी कि हमने उस आईडी, हर रिकॉर्ड के साथ एक आईडी अटैच कर ली थी। उसको हम जो है वो इंस्पेक्ट करके जाके जब हमने देखा तो हमें यहाँ पे हर रिकॉर्ड में tr रो के अंदर जो टेबल डाटा था, टेबल डाटा के अंदर जो एंकर है उसके अंदर हमने स्पेसिफिकली जो है वो आईडी अटैच की हुई है, जिससे हमें आइडेंटिफाई था कि किस आईडी को हम लोग जाके एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि हमने जिस रो को क्लिक किया है उस रो को जाके, क्योंकि हमें उसकी आईडी मिल गई है, नाउ वी नीड टू एडिट दैट थिंग, कि हम उसको एडिट करें और हमारे पास जो इंफॉर्मेशन अब उठ के आया है वो इंफॉर्मेशन जो है वो हम उसको एडिट कर सकें। ठीक है। तो नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज कि हमें यहाँ पर जो है वो बुक आईडी जो है वो उसको हमने अलग से स्टोर करा लिया और स्टोर कराने के बाद वी नीड टू कॉल अनदर एजेक्स कॉल के जिसको हम बुक आईडी प्राइमरी की सेंड करेंगे और वो पूरा रिकॉर्ड उठा के लेके आएगा। ठीक है जी। तो क्योंकि हमने दोबारा वो एजेक्स कॉल करनी है तो हम इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। अगेन हमारे पास जो है वो हम उसी एक उसको कॉल करेंगे। टाइप हमारे पास पोस्ट की होगी। नाउ द डेटा विल बी अ बिग चेंज। दोनों चीज़ों में हम चेंज करते हैं। देखें, अब हमारे पास ऊपर लिस्ट के वक्त भी हम यही कॉल कर रहे हैं और हम अपडेट के वक्त भी जो है वो यही कॉल कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वी नीड टू हैव समथिंग कि जिसके थ्रू वी कैन फिल्टर आवर रिक्वेस्ट कि हमारे पास कौन सी रिक्वेस्ट आ रही है, कब हमें लिस्ट करना है और कब हमें अपडेट करना है। तो सबसे पहला काम तो हम यहाँ करेंगे कि हम यहाँ पर जो है वो एक अदद और जो है वो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। OPR इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म के अंदर हमारे पास जो है वो OPR आ रहा होगा और यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने यहाँ पर एज सच ऐसी कोई कंडीशन नहीं इम्प्लीमेंट की कि अगर ये एम्प्टी हो तो ये कर दो। वाई? बिकॉज हम जब भी रिक्वेस्ट करेंगे, जब भी एजेक्स कॉल होगी, उस एजेक्स के पास OPR का वैल्यू ज़रूर होगी। लास्ट टाइम जब हमने वो उसको इज एम्प्टी चेक किया था तो हमारा पेज पहली दफ़ा लोड हो रहा था और पहली दफ़ा लोड होते हुए हमारे पास वी वर नॉट श्योर कि वो क्या करेगा। इस दफ़ा पेज जब लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अपनी रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करेगा। ठीक है। तो ये वाला जो रिक्वेस्ट है ना, ये जो document.ready वाला मेथड है,
ये जैसे ही आपका ये इवेंट एग्जीक्यूट होगा हमारे पास ये वाली पार्ट जो है हो जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड टू डू हियर इज कि हमें यहाँ पर अब जो है वो OPR की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेट करनी पड़ेगी। बता रहा हूँ बेटा अभी, ठीक है। हमें OPR की वैल्यू जो है वो यहाँ सेट करनी पड़ेगी ताकि जब हम लिस्ट कॉल करेंगे तो लिस्ट कॉल करके हमारे पास जो है वो आ जाएगा। वहाँ हम अभी उसको चेंज करते हैं, वहाँ पे हम स्विच केस लगा देंगे और वहाँ पे हम लिस्ट को चलाएंगे। अच्छा, दोबारा हमने एजेक्स इसलिए कॉल की है, एजेक्स हम हर उस वक्त कॉल करेंगे जब हमें सर्वर को जो है वो सर्वर से कोई चीज़ जो है वो एक्वायर करनी होगी। हमें सर्वर से जब कोई चीज़ चाहिए होगी हम एजेक्स कॉल करेंगे, ठीक है। तो करना होगा जी, बार आपको फेच करना होगा। जब भी हमें सर्वर से कोई चीज़, सर्वर को कोई चीज़ जाके हमें प्रॉम्प्ट करनी होगी, एक्नॉलेज करना होगा या सर्वर से कोई चीज़ फेच करनी होगी, वी नीड टू गो फॉर एजेक्स, ठीक है भाई। तो जब यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट हो गया, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो, यहाँ पर अब हमारे पास दो चीजें जाएंगी। पहली चीज क्या जाएगी? अच्छा, अब ये देखेंगे भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि बुक आईडी मेरे पास एक वेरिएबल है, तो मैंने क्या किया, उसकी जो की थी उसको कोट्स में कर दिया। यहां देखिए मैंने बिल्कुल उल्टा किया है। OPR है, एक की है, उसकी वैल्यू क्या है, लिस्ट है। यहां पे मेरे पास क्या है, बुक आईडी है, और क्योंकि उसका वेरिएबल जो था उसकी एक वैल्यू थी, तो मैंने उसको वेरिएबल को जो है वो यहाँ यूज किया ताकि उसकी की जो है वो मेरे पास वहां पर स्टोर हो जाए। और मुझे यहाँ क्या मेंशन करना पड़ेगा, OPR अपडेट। कौन बोल रहा जी? हम जब किसी रिकॉर्ड को क्लिक करते हैं तो उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए, अपडेट करने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होगी, उसकी प्राइमरी की चाहिए होगी। ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन क्या करती है, जब हम क्लिक करते हैं किसी एंकर को तो उस एंकर का जो है वो एट्रीब्यूट उठा लेती है। देखिए ऊपर जो हमने लगाया हुआ ना बॉडी ऑन क्लिक पे, वो A जो लिखा हुआ है, A स्टैंड्स फॉर एंकर। एंकर टैग होता है, एंकर टैग वो टैग के जिनकी क्लास हम लोगों ने टाइटल सेट की थी, स्पेसिफिक हमने वो किया था कि टाइटल सेट है। वो कह रहा है जब उसको क्लिक करो तो क्या करो, तो ये $this का जो ऑब्जेक्ट है वो आपको रिटर्न करता है एंकर का टैग, क्योंकि हमने एंकर के टैग के ऊपर लगाई। तो हमने कहा एंकर के टैग का जो एट्रीब्यूट बुक आईडी हमने अटैच किया वो उठा के बुक आईडी में रखो, ठीक है भाई। तो इस लाइन से हमारे पास क्या होगा, अब जब हम सेंड करेंगे तो हमारे पास जो है वो processor.chtml में प्रॉपर जो है वो रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड होनी चाहिए। तो हम यहाँ गए, जल्दी से गए, और यहाँ हमने लिखा स्विच में हम क्या डाल रहे हैं, OPR डाल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो केस, अगर लिस्ट हो जाए तो क्या करो, ठीक है। अच्छा, ये इस वक्त इसलिए परेशान हुआ भाई कि हमने इसको यहां पर ब्रेक नहीं दी, उसकी परेशानी खत्म हुई। और इसको जो है वो ये पूरा कोड उठा के हमने कहाँ रखा, क्योंकि अब हम चाहते हैं कि जब लिस्ट कॉल हो तो ये सब चीज़ें एग्जीक्यूट हों। अच्छा, ये माइट भी पॉसिबल इसलिए नाराज़ हो रहा है कि हमने इसको सिंगल कोट में दे दिया है, तो वो कह रहे हैं मैं ना, तो उसको हमने कहा कि भाई मानो, वो मान गया, ठीक। अच्छा, यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं और कर रहा हूँ, ये जो थोड़ी देर के लिए इसको जो है वो इस कोड को हम यहाँ से हटाते हैं, ठीक है। और देखिए मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट कॉल करता हूँ। ब्रैकेट क्यों कॉल कर रहा हूँ, ब्रैकेट में इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि वो ये सारा कोड जो है वो इस ब्लॉक में एग्जीक्यूट कर ले, और मैं आगे जाके जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा तो उसका स्कोप जो है वो इसी के अंदर जो है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि आगे चल के जब हम अगर कोई वेरिएबल बनाएंगे ना बुक के नाम का, तो हमारे पास स्विच केस जो है ना वो किसी ब्लॉक में नहीं आता,
देखें हर केस जो है वो ब्रेक से ख़त्म हो जाता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं होता। अगर ब्लॉक नहीं होगा ना तो अगले केस में मुझे अगर कहीं ये बुक का वेरिएबल यूज़ करना पड़ा ना तो वो कहेगा मैं ना मानूं। ठीक है, तो ये आगे चल के ये मसला होता। मैंने इसको अभी से जो है वो ये मैंने इसका ताल्लुक सिंटैक्स से नहीं है, इसका ताल्लुक स्कोप से है, इसलिए मैंने उसको लगा दिया। वरना अगर यहाँ पे अगर ये ब्लॉक नहीं लगाएंगे ना तो आपको स्विच कंडीशन को हटा के इफ कंडीशंस लिखनी पड़ेंगी, इफ एल्स इफ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा अब हमने कहा है कि जब हम ये काम करें तो ये हो, और हम कहते हैं कि अगर हमारे पास केस जो है वो जी हमें उसका कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, अंदर आए बाहर आए। हमें जो चीज़ सिक्योर करनी थी ना वो सिर्फ उसके वेरिएबल्स हैं कि जो हमने सी शार्प में यूज़ किए हैं। आगे चल के आप देखेंगे ना आपको पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ ये जो मैंने काम किया ना इसका ताल्लुक कहीं भी सी शार्प के सिंटेक्स से नहीं है, मैंने सिर्फ स्कोप की वजह से जो है वो उसको इसमें लिखा है। एक कदर ब्रेक और दें इसको, और ब्रेक की वजह से जो है वो इसका मतलब जब अपडेट करेगा तो मेरे पास यहाँ पर आएगा। यहाँ पर आने के बाद अब देखें मुझे बुक आईडी एक्सेस करनी है तो मैं बहुत इजीली यहाँ पर जो है वो वेरिएबल बुक आईडी जो है वो यूज़ कर सकता हूँ। क्या चीज़ बेटे? कहाँ? बताएं कहाँ? लाइन नंबर नजर आ रहा है? वो बेटा एजिक्स था, वो जेक्यूरी था। ये तो हमारे पास ये सर्वर है ना, यहाँ पे हम सी शार्प में कोड लिख रहे हैं। वो हमने सेंड किया है कि उठा के हमने भेजा है वहां से, वो क्लाइंट से एजिक्स कॉल हो रही है, ये हमें रिसीव हो रहा है। आप पूरा मैं लिखूंगा ना तो आप उसको देखें, आपको समझ में आ जाएगा। असल में यहाँ आप जो कंफ्यूज हुई ना बेटा वो इसलिए हुई है कि हम दोनों में जो है ना जावास्क्रिप्ट में भी VAR से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और हम सी शार्प में भी VAR से वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। आप इसका वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, मैं यहाँ पे इसको स्ट्रिंग या इंटीजर भी रख सकता था, आप इसको इंट कर लें। लेकिन यूजली हमारे पास जो है वो जो एक अच्छी प्रैक्टिस है वो यही है कि जब वो असाइन हो रहा होता है तो वो ये जो है ना, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखी है दैट मीन्स कि मेरे पास जो है वो अच्छा मैं इसको एक काम करता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास ऊपर से वैल्यू रिसीव हुई है तो उसको चेंज कर देते हैं ताकि आपको समझ में आए। और आगे चल के जब हम इसको यूज़ करेंगे तो ये इंटीजर ही होगा हमारे लिए, क्योंकि हम जब इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में डालेंगे तो कहेगा जब तक ये इंटीजर नहीं होगा मुझे नज़र नहीं आएगा। ठीक है, हम एक काम करते हैं कि क्लिक करने के बाद हम ये देख लेते हैं कि जब वो अपडेट पे आए तो इसको वो अब प्रिंट कर दे। हम यहाँ पे इसको जो है वो प्रिंट करा लेते हैं। सही है भाई, इसको भी सेव किया, इसको भी सेव किया। अब देखें हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो है वो ऑपरेशन जो है वो जनरेट हो रहा है, लेकिन हमारे पास जो है वो यहीं पे आएगा। अच्छा यहाँ हमें जो है वो कुछ काम और करना पड़ेगा। डेव स्टाइल जो है वो फ्लोट लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट को जो है वो 10 पिक्सल कर दें। इसी को उठाएं। अच्छा नाउ द क्वेश्चन कम्स कि ये मैंने क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने क्यों किया है। अभी हम जो भी कोड लिख रहे थे वो कोड हमारे पास कहाँ हो रहा था, बॉडी के टैग में अपेंड हो रहा था। और जब अपेंड होता है ना तो ऊपर लिस्ट होगा, लिस्ट ऊपर हो रहा होगा। जब मैं क्लिक करूंगा ना तो नीचे आपको जो है वो अपडेट का वेरिएबल नजर आ रहा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, ये जहां हमने इसको क्लिक किया है तो अब हम अगर किसी टैग को हमने उसकी आईडी के साथ एक्सेस करना हो तो हम उसको हैश से एक्सेस करते हैं।
ये मैंने इसको क्या बोला है कि उस टैग में चले जाओ जिसकी आईडी जो है वो लिस्ट है। तो अब ये लिस्ट की डिव के अंदर जो है ना वो आपकी लिस्ट जनरेट करेगा। और जब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा तो क्लिक करके जब मेरे पास यहाँ पे आएगा तो अब मैं इसको बोलूंगा कि ये तुम कहाँ चले जाओ, अपडेट में चले जाओ। तो जब मेरे पास कोड चल के सामने आएगा तो मुझे अपने बिल्कुल लिस्ट के सामने जो है वो ये रिस्पॉन्स जो है वो यहाँ नजर आ रहा होगा। अच्छा इसको हाँ, अब हम यहाँ पर जो है ना लिस्ट नहीं करेंगे, इट शुड बी लाइक HTML एंड दिस शुड बी लाइक टेक्स्ट। क्यों? वहां से जो मैंने बना के सेंड किया है, ये देखें यहां से जब मैंने लिस्ट किया है तो पूरी HTML बना के सेंड की है उसको, तो मैंने HTML लिखा। यहां से जब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं तो आई नो कि इसमें कोई HTML नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, तो मैंने वहां पर उसको बोला है कि मुझे टेक्स्ट दिखा दो। ठीक है भाई, ठीक, चलें आगे, इसको चला के देखते हैं। देख रहे हैं? अच्छा इसको एक और तरीके से देखते हैं। देखें, हम जब भी देखें क्लिक करते हैं तो क्या जनरेट होता है, देख रहे हैं? वो processor.html को कॉल करता है, स्टेटस 200 का मतलब होता है ओके, यानी कि रिक्वेस्ट अच्छी जनरेट आपकी ओके कंप्लीट कर गई। टाइप क्या है उसकी, XHR स्टैंड्स फॉर XML HTTP रिक्वेस्ट। XHR को हम लोग एजेक्स बोल रहे होते हैं यूजली। तो उसकी टाइप क्या थी, एजेक्स रिक्वेस्ट थी, और उसका स्टेटस क्या रहा हमारे पास, सक्सेस। तो हम जब भी किसी रिकॉर्ड को देखिए क्लिक करते हैं ना, वो हमेशा जो है वो क्या करेगा, आपको बताएगा कि चीजें सही हैं। आप इस रिक्वेस्ट को जाके क्लिक करें, वो आपको इसके हेडर में बताएगा कि उसने भेजा क्या क्या था। देखें क्या भेजा, बुक ID 4 भेजी और OPR क्या भेजा, अपडेट भेजा। देख रहे हैं, ये एक एक चीज हम लोग जो है वो इसको मॉनिटर कर रहे होते हैं कि क्या चीज जा रही है, क्या चीज आ रही है। ये जो जो चीजें हमारे पास आ रही होती हैं वो सब यहाँ हमें नजर आ रहा होता है। गॉट इट? आगे चलें। अब हमारा आगे वाला काम जो है वो ज्यादा आसान है। हम लोग यहाँ आएंगे, यहाँ आके हम इसको जल्दी से बोलेंगे कि भाई मेरे तुम्हारा अल्लाह भला करे। अब देखें, हम यहाँ पर जो है वो वेरिएबल बुक यूज किया है। अब अगर मैं यहाँ पे ये वाला ये करली ब्रैकेट ना यूज करता ना, तो उसने नाराज होना था कि भाई आप ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं ये मैं इसको जो है वो नहीं मानता। तो आप इसको db.book.where आई बिलीव ये जो मैं लिख रहा हूँ सच दैट, ये अब आपने इस्तेमाल ना किया हो लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक भाई, अब आपको समझ में आया कि अगर मैंने यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स ना दिए होते ना, तो ये बुक का वेरिएबल जो होता ना वो उस बुक के वेरिएबल से बोलता कि आपने ऊपर डिक्लेयर किया हुआ है और इसको हटाओ वरना जाओ। अब हमारे पास बुक का वेरिएबल आ गया। अब हमें जल्द से जल्द क्या करना है, यहाँ पे हमें एक फॉर्म डिक्लेयर करना है और उस फॉर्म के अंदर हमें जो है वो चीज़ें डालनी है। हमें काम करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई ऐसी चीज़ चल सके जिसको हम कह रहे हैं मैं ना मान नहीं, वो यहाँ पर वो जो है ना वो रेजर के सिंटैक्स में वो नहीं चल रहा, ज़ेन कोडिंग नहीं चल रही। हम इसको जो है ना वो जल्दी जल्दी हमें टाइप ही करना पड़ेगा। ठीक है जी, हमने फॉर्म का टैग लिया। फॉर्म के टैग के अंदर हमारे पास जो है वो एक अदद इनपुट है जिसकी टाइप जो है वो हमारे पास टेक्स्ट है। नेम जो है वो उसका क्या है, अल्लाह भला करे, बुक ID है। और वैल्यू क्या है, क्योंकि अब वैल्यू हमें मिल गई है तो हम यहाँ पे उसको बता सकते हैं कि वैल्यू हमारे पास जो है बुक ID जो है वो यहाँ पे आ रही है। हमें यहाँ पर जो है वो
इसको ये भी बताना है कि ये करने के बाद तुम जो है वो लाइन भी चेंज कर दो। अच्छा, क्योंकि हमारे पास जो है वो टाइटल जो है वो ज़रा बड़ा लिखा होता है तो हम उसके लिए टेक्स्ट एरिया यूज़ कर लेते हैं। इसका नेम जो है वो हमें टाइटल रखना पड़ेगा और वैल्यू इसमें नहीं होती, हम लोग इसको जो है वो बुक डॉट टाइटल यूज़ करते हैं। और इसको बताने के लिए कि तुम्हारी जो है वो कितनी रोज़ हैं, हम कहते हैं तुम रोज़ के लिए, अच्छा वो नेम को खा गया भाई, कितनी रोज़ हैं, रोज़ से आइडेंटिफाई करता है कि आपको कितनी जो है वो उसकी हाइट होगी, और कॉलम्स से आइडेंटिफाई करता है कि वो उसकी कितनी जो है वो विड्थ होगी। तो हमने कहा 22 कैरेक्टर्स तक की विड्थ है और 3 कॉलम्स तक की जो है वो उसकी 3 रोज़ तक जो है वो उसकी हाइट है। यहाँ पर एक अदद और जो है वो ब्रेक देते हैं और हमें जो है वो अब एक और इनपुट चाहिए है, टाइप जो है वो हमारे पास अब बटन है। असूलन हम लोग सबमिट यूज़ करते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो है वो बटन यूज़ कर रहे हैं। बटन क्यों यूज़ कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो सही है। अब जब हम इसको क्लिक करेंगे, इसका नेम मेंशन कर देते हैं, नेम शुड बी FRM लेट्स सपोज बुक, ठीक है भाई। अच्छा, अब हमारे पास ये आएगा, इसके पास बुक आईडी आएगी, बुक आईडी इसमें डालेगा, बुक आईडी डालने के बाद जो है वो इस फॉर्म को जनरेट करेगा। जनरेट करने के बाद जो है वो यहाँ पर अब क्या करेगा, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, इस टेक्स्ट को हटा के क्या करना पड़ेगा, HTML, क्योंकि वी आर गोइंग टू रिसीव HTML इन इट। और हम यहाँ पर जो है वो फ़ायदा उठाते हुए जब इसको क्लिक करेंगे तो एक पुराना कोड चल गया भाई, तो सॉरी, अगला वाला टाइप ये देखें, फिर हमने कोई चीज़ चेंज की है उसमें, देख रहे हैं पूरा हमारे पास पूरा रिकॉर्ड, जिसको क्लिक कर रहे हैं वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ रिसीव हो रहा है। नाउ व्हाट वी नीड टू डू कि हमारे पास जो चीज़ यहाँ रिसीव हो रही है उसको हम चेंज करें, और चेंज करके इसको क्या करें, सेव करें। देखिए हम अभी तक एक सिंगल अपने पेज पर ही जो है वो खड़े हैं, सही है। तो अब हमारा अगला टास्क ये है कि वी नीड टू अपडेट दिस थिंग, कि हम जो चीज़ चेंज कर रहे हैं उसको अपडेट करें। देखें पहला रूल यही है, क्योंकि हमारे पास ये टेबल भी जो था वो पेज के कैशे में पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये जो फॉर्म भी हमने लेके आए ये भी पेज के कैशे में पड़ा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इस पे इवेंट अटैच नहीं कर सकते, हमें उसी तरह ऑन करके अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम जो है वो हम यहाँ पर एक काम करते हैं, हम यहाँ जाके इस की आईडी रख देते हैं, आईडी इक्वल्स टू सेव। इससे क्या होगा कि हम इसको आप बहुत अच्छा, नाउ वी नीड टू नो कि ये कहाँ से जो है वो ख़त्म हो रहा है, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। हमें यहाँ पर जो है वो एक नया कॉल करना है। असल में हमें ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे हमने ओपन किया है, तो इसको अगर हम ये लेफ्ट राइट करते हैं ना तो उसका क्लोजिंग ब्रैकेट, वी नीड टू कॉल अ न्यू इवेंट, और उस न्यू इवेंट में हम दोबारा क्या करेंगे, हम बॉडी लेवल पे, क्योंकि हम इवेंट अटैच कर रहे हैं, हमें दोबारा जो है वो यहाँ बॉडी में जाना पड़ेगा, डॉट ऑन, कौन सा इवेंट है, बटन को हम क्लिक करेंगे ना, क्लिक करेंगे और हमारे पास अब सिलेक्टर है, सिलेक्टर हमने खुद बनाया है। सिलेक्टर क्या है, हैश सेव, उसकी आईडी सेव है ना, यानी कि वो टैग उठाए जिसकी आईडी सेव है, तो जब यहाँ पे आएगा तो उसको वो बटन मिल जाएगा जिसकी आईडी सेव है। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज फंक्शन, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन है जिसकी बॉडी में हम उसको बताएंगे कि हमारे पास अब होगा क्या। जब इसको क्लिक करेंगे अब हमें क्या चाहिए कि फॉर्म में जितनी भी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इस फॉर्म को हम लोग जो है वो एक्सेस करें, और एक्सेस करके हम सेंड कर दें सर्वर पे, ताकि सर्वर उसको जो है वो सेव कर सके, ठीक है।
अच्छा, यहाँ पे वी नीड टू लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। हमारे पास जेक्यूरी में एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं सीरियलाइज करना। सीरियलाइज क्या करता है, आपके फॉर्म के अंदर जितने कंट्रोल्स होते हैं उन कंट्रोल्स को उठा के जो है वो क्यूरी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है उसको हम यहाँ देखते हैं। जे क्यूरी सीरियलाइज, ये हम जे क्यूरी की रन टाइम जो है वो उसके ऊपर जाते हैं। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होता है, क्यूरी स्ट्रिंग होता है ये कंट्रोल और उसकी वैल्यू। जब हम फॉर्म के मेथड में गेट यूज करते हैं ना, तो आपकी सारी वैल्यूज को क्यूरी स्ट्रिंग में सेव कर देता है। तो आप अगर किसी फॉर्म के मेथड को, कोई फॉर्म, ये देखें इन्हें क्या किया, $form.serialize, फॉर्म के टैग को उठा के सबको सीरियलाइज कर देता है, यानी कि कंट्रोल्स और उनकी वैल्यू को उठा के क्यूरी स्ट्रिंग बना देगा। वो क्यूरी स्ट्रिंग हमें मिल जाएगी और हम उसको सर्वर पे सेंड कर देंगे। हम क्या करेंगे, एजेक्स की एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, एजेक्स की रिक्वेस्ट के साथ हम उस क्यूरी स्ट्रिंग को अटैच करेंगे और उसको बोलेंगे चलते बनो यहाँ से। ठीक है। अच्छा, जिस तरह हमारे पास form.serialize होता है। अच्छा, अब देखिए हमारा जो इस वक्त पेज का मैकेनिज्म है वो ये है कि OPR की वेरिएबल से हमें पता चलता है कि हम लिस्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं क्या चीज़। अब हम क्या करेंगे, सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो हमें OPR की वैल्यू जो है वो सेव भी रखनी पड़ेगी। वैसे हम एक काम कर सकते हैं कि हम अपने जो है वो फॉर्म के अंदर वैसे ही एक OPR का वो रख दें और OPR में अपडेट कॉल कर दें। लेकिन जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, हमारे पास जिस तरह सीरियलाइज होता है, हमारे पास एक चीज सीरियलाइज एरे भी होता है। सीरियलाइज एरे क्या करता है, ये जो सीरियलाइज का मेथड होता है जो आपको क्यूरी स्ट्रिंग बना के देता है ना, इस क्यूरी स्ट्रिंग को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। मतलब मैंने एक फॉर्म उठा के उसकी वैल्यू कर ली, मैं चाह रहा हूँ उसके साथ में कोई अपनी वैल्यूज भी अटैच करके साथ भेज दूं ताकि सर्वर पर चली जाए, सर्वर को पता चल जाए। तो सीरियलाइज का मेथड क्या करता है, कोई जो बना दी बस उसी तरह जाएगी, ना इधर ना उधर, चलो हटो यहाँ से। सीरियलाइज एरे क्या करता है कि वो जो वैल्यूज होती हैं उनको आपको अलाउ कर देता है कि आपके पास वो सीरियलाइज का जो भी आपके पास क्यूरी स्ट्रिंग आता है ना, आप उसके अंदर अपनी वैल्यूज भी अटैच कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल फॉर द लर्निंग हम सीरियलाइज एरे यूज करेंगे और सीरियलाइज एरे में खुद जो है वो OPR की वैल्यू अटैच करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि हम अगर अपनी तरफ से भी कोई रिक्वेस्ट में साथ कोई डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वो किस तरह सेंड करेंगे। ठीक है, तो हम अभी उसको सीरियलाइज करेंगे और सीरियलाइज करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन साथ में सेंड करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे पास जो है वो क्या चीज़ आती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अपने processor.html में जाके एक अदद नया जो है वो क्या बनाएंगे भाई, सेव बनाएंगे। अल्लाह उसका भला करे। ब्रेक का मजा ही कुछ और है। अच्छा, अब जब वहां से सेव आएगा तो हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा और यहाँ पे हम उसको जो है वो विजिबल, हमने यहाँ पर लिख दिया कि ये हमारे पास है। अब हम इसको यहाँ से हैंडल करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने एक वेरिएबल लिया FRM डेटा। ठीक है, ये सिंपल एक वेरिएबल है। वेरिएबल के ऊपर हमने उसको बोला, अभी गौर से देखिएगा बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, एक नए तरीके से सिलेक्टर को एक्सेस करूँगा। मैं इसको कहता हूँ कि फॉर्म का टैग है जिसका नाम मैंने रखा है FRM बुक। ठीक है, ये भी एक सिलेक्टर का तरीका है कि मैं स्पेसिफिक उसको दिया कि एक फॉर्म का टैग उठाओ, वो फॉर्म का टैग उठाओ जिसका नेम मैंने क्या रखा है, FRM बुक। तो ये जाके उस फॉर्म को उठा लेगा और मैं कहता हूँ उसको डॉट सीरियलाइज कॉल कर दो, इसका सीरियलाइज एरे कॉल कर दो। तो सीरियलाइज एरे जो है वो हमारे पास उठाएगा और फॉर्म डेटा में रख देगा। अच्छा, अगला काम क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ इस फॉर्म डेटा के अंदर डॉट पुश का मेथड हमेशा एरे के लिए यूज होता है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, पुश का मेथड हमेशा एरे के लिए इस्तेमाल होता है, उसको याद रखिएगा। जेसन में मैं कहता हूं पुश करो, पहली वैल्यू, पहली की जो है वो है नेम। नेम मेरे पास क्या होना चाहिए? नेम मेरे पास, अबे भाई मेरे क्यों जान को आ गए हो। नेम मेरे पास क्या होना चाहिए? OPR कॉमा वैल्यू क्या होनी चाहिए? जो OPR की वैल्यू हो, और OPR की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेव। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा, जब ये सेंड करेगा ना तो उसको पता चलेगा कि हाँ ये जो है वो मेरे पास सेंड हुआ है। ठीक है, अच्छा अब मैं सिंपली इसको देखने के लिए कि क्या जब मैं इसको क्लिक करता हूं तो क्या मेरे पास जनरेट होता है, मैं इसको console.log करके देख सकता हूं, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा FRM जो है वो सेव करें। क्योंकि हमने default.html को यूज किया है तो हमें एक दफा जो है वो यहां जाके इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। तुम कल आना, तो इसको रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करके हमने इसको ओपन किया, कंसोल में गए। जब हम उसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास, ये देखें, जब हम इसको क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। पहला ऑब्जेक्ट आ रहा है बुक आईडी वैल्यू 9, दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है टाइटल और सारी वही वैल्यू आ रही है, तीसरा ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है? अब समझ में आया? सीरियलाइज एरे की यूज किया। अगर सीरियलाइज एरे ना यूज करते तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट होती, लेकिन उन्होंने बाकायदा हमें ये चीज दी है कि ताकि हम उसको हैंडल कर सकें। अब यहां से तो हमने भेज दिया इसको, यहां से हम उसको करेंगे कैच, और कैच करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसमें हम बहुत अच्छे हैं, अब हमारे पास जो है वो बुक के साथ साथ टाइटल भी है। रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म और नाम हमने क्या रखा हुआ है? टाइटल। क्योंकि ये स्ट्रिंग में है इसलिए हमने उसको चेंज करने की, अच्छा क्योंकि हमें अपडेट करना है तो इसलिए हम उसको अपडेट में कुछ नहीं कह रहे हैं, हम सिंपल उसको क्या कर रहे हैं, हम अपने यहाँ पर बुक डॉट टाइटल को इक्वल टू कर रहे हैं टाइटल के। सही है जी? जी बेटा। सर ये jQuery का ही पार्ट है CLI। हाँ, jQuery का मेथड है, jQuery का मेथड है। हम जब jQuery को ऐड करते हैं ना तो ये सारे मेथड आ जाते हैं हमारे पास। क्योंकि हमने लास्ट जो किया था क्या तो उसमें हमने क्या यूज में किया था ना कि ये jQuery का मेथड है। असल में jQuery के बेतहाशा मेथड हैं, और jQuery के मेथड्स की कैटेगरीज हैं। ट्रिवर्सिंग के क्या हैं, मैनिपुलेशन के क्या हैं, डाटा को हैंडल करने के लिए क्या है, जो जो काम हमारा वेब पे होता है ना वो सब चीज़ें jQuery में मेंशन है। और jQuery सिर्फ एक लाइब्रेरी है, इस किस्म की टोटल 5 लाइब्रेरीज हमारे पास हैं, जिसमें से सबसे सक्सेसफुल जो है वो jQuery है। ठीक है, इसका डाटा हमने अपडेट किया, और यहाँ पर हम सिंपल जो है, क्योंकि हम सबमिट चेंजेस के नाम से जो है उसको कॉल कर सकते हैं, और जस्ट फॉर कि अगर ये हो जाए तो हमें क्या नज़र आना चाहिए वहाँ पे, हमने कहा वहाँ पर जो है नज़र आए डन, ताकि हमें कोई रिस्पांस वहाँ मिल जाए और उस रिस्पांस को हम लोग जो है वो पिक कर सकें। ठीक है, ओके करें। यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ हमें एक एजेक्स की कॉल और चाहिए होगी, जिसको हम बताएंगे कि तुम जो है वो अब उसको सेव कर दो। इस चीज में तो हम बहुत अच्छे हैं।
देखिए जब भी सर्वर को एक्सेस करना है तो हमारे पास क्या है, एजेक्स कॉल है। और हमने क्योंकि सब चीज़ें जो है वो फॉर्म डेटा की सब चीज़ें हमने कहाँ बना दी हैं, तो हम सिंपल इसको हटा के यहाँ सिर्फ क्या लिखेंगे, फॉर्म डेटा लिखेंगे और इसको अपडेट डॉट अपेंड करते हैं ताकि वो नीचे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो हमें पता चल जाए कि वो अपडेट हो गई है। ठीक है भाई, सेव करें इसको। अच्छा, अब जब हम कोई चीज़ चेंज करके सेव का बटन क्लिक करेंगे तो हमारे पास नीचे डन लिखा हुआ आएगा। ठीक है जी, हमने क्योंकि default.html को चेंज किया है तो हम इसको करेंगे रिफ्रेश, इसको करेंगे तुम कल आना और हम सबसे बड़े वाले रिकॉर्ड को जाके जो है वो क्लिक करते हैं। काफ़ी बड़ा था इसलिए हमने उसको, और हम एक काम करते हैं, किसी गरीब ने जो है वो इसको ब्रैकेट नहीं डाला और यहाँ पर हम इसको सेव करके, अब ये सेव तो हो गया लेकिन यार नज़र नहीं आ रहा। इसको नज़र आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो फिर हमें हाँ नज़र आ गया यार, चलो सकता। लेकिन एजेक्स में मज़ा आता नहीं है कि जब तक हम क्लिक करें और वहीं पे दिखाए ना, हम ये काम नहीं कर सकते। कर सकते हैं जी, नहीं रिफ्रेश का कोड जो होता है वो मेटा टैग्स में हम डालते हैं। हम यहीं पर ही जो है वो एजेक्स में उसको बता देंगे कि ये जो हमने चेंज किया है ना उसको उठा के तुम अपडेट कर लो। अच्छा, वो कैसे करेंगे, गौर से देखें, हमारे पास हर एंकर के टैग के बाद एक यूनिक जो है वो क्या पड़ी हुई है, बुक आईडी पड़ी हुई है। जब हम यहाँ क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास जो है वो देख रहे हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर हमारे पास वो बुक आईडी अवेलेबल होती है जिसको हमने क्लिक किया होता है। तो अब हम क्या करेंगे, हम उसको उठाएंगे और उठा के बोलेंगे कि जिस बुक आईडी के अंदर ये एट्रीब्यूट है, जिस उसका टेक्स्ट जो है वो तुम वो कर दो जो नीचे टाइटल के टेक्स्ट बॉक्स एरिया में नजर आ रहा है। तो आपको रियल टाइम में जो है ना, जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपको चेंजेस फील होंगे। ठीक है, मैं जो लाइन लिख रहा हूँ ना उसको मैं बता के लिख रहा हूँ कि वो लाइन में क्यों और किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हम वो क्यों काम कर रहे हैं। ठीक है जी, एजेक्स तो कॉल हो गई। एजेक्स कॉल करने के बाद जो है वो ये वाला काम हम कर रहे हैं, हम जो है वो देखें, हमें सबसे पहले, अच्छा सॉरी, हमें सबसे पहले जो है वो हमें कॉल जो है वो हम इसी वेरिएबल के अंदर जो है वो इस चीज़ को लिखेंगे। एजेक्स की कॉल हमारे पास आ गई। एजेक्स की कॉल के बाद हम क्या करेंगे, जेक्यूरी को एक्सेस करेंगे। हम कहते हैं कि वो एंकर टैग उठाओ जिसकी बुक आईडी हो, लेट सपोज, अब उसको बुक स्पेसिफिक बुक आईडी से हमें उठाना है। बुक आईडी कहाँ से आएगी, बुक आईडी जो है वो हमारे पास इसमें पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें पड़ी हुई ना। तो हमें ये भी पता है कि हम डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स से भी कोई चीज़ उठा के लेके आ सकते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम इसके ऊपर लिख लेते हैं। करने को तो मैं इसको एक लाइन में कर देता, लेकिन मुझे बहुत वो असल में वो बीमारी है, मुझे इन्फेक्टेड हूँ मैं उस पर। अच्छा, वेरिएबल बुक आईडी को हम उठाते हैं, हम कहते हैं कि तुम जाकर $2 डालो। माफ़ी यार, माफ़ी, मेरी टाइपिंग अच्छी नहीं है भाई, मुझे आज तक कोई अच्छा टाइपिंग का ट्यूटर मिला नहीं, बंदा पढ़ाने वाला, सॉफ्टवेयर तो बहुत है। अच्छा, मैं कहता हूँ इनपुट टैग उठाओ जिसका नाम क्या हो, बुक आईडी हो, और उसका मेथड क्या कॉल करो। अच्छा, यहां क्या फर्क है, ये बहुत मेजर फर्क है, इसको सुन लें भाई। यहां मैंने वैल कॉल किया है, वरना मैं टेक्स्ट कॉल कर रहा था। आपको याद है जब मैं आईडी भेज रहा था तो टेक्स्ट कॉल कर रहा था। क्या फर्क है वैल और टेक्स्ट में?
जब हम किसी टैग के अंदर कोई टैग के अंदर का डेटा चेंज कर रहे होते हैं तो वो टैग का टेक्स्ट होता है। जब मैं किसी कंट्रोल की वैल्यू को पिक करूंगा ना तो वो उसकी वैल्यू हो। तो ये मैं कंट्रोल से टेक्स्ट बॉक्स से उसकी वैल्यू उठा रहा हूं, सही है, टेक्स्ट बॉक्स से उसकी वैल्यू उठा रहा हूं तो वो कहेगा ओके ठीक है ये है। और मुझे सेव क्या करना होगा, लगे हाथ तो ये भी कर लें। मुझे सेव क्या करना है, टेक्स्ट एरिया का टैग है, टेक्स्ट एरिया था ना भाई, जिसका नेम क्या है टाइटल, उसकी भी वैल्यू उठा लो, ठीक है। अब देखें, अब मुझे जो है वो उसको यहां डालना है, तो मैं इसको क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा, समझा मैंने क्या किया। ये ऊपर जो बुक आईडी मैंने उठाई है वो उसके सिलेक्टर टैग के अंदर उसको जो है ना कॉन्केटिनेट कर दिया है, ताकि जो भी बुक आईडी होगी वो बाय डिफॉल्ट इस सिलेक्टर टैग में आएगी और सिलेक्टर टैग जो है वो उसको उठा लेगा। अब मैंने वो उठा तो ली, बुक आईडी को उठा ली, तो मुझे क्या करना है, एंकर टैग, ये जो देखें जब हम चेंज करेंगे ना, इसको गौर से देखें, हम कोई वैल्यू चेंज, लेट सपोज ये था ना, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट, हमें चेंज क्या करना है, इस एंकर टैग का टेक्स्ट चेंज करना है। ये देख रहे हैं, ये टेक्स्ट चेंज करना होगा हमें, टैग है ना, तो टैग का टेक्स्ट चेंज करना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, डॉट टेक्स्ट को क्या कर दो, किसके इक्वल कर दो, टाइटल के, जो हमने ऊपर से उठाया है। वो खुशी खुशी मान जाएगा, बड़ा खुश होता है इस बात पे। और अब जाके जब हम इसको बंद करेंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे और इसको सैंपल को जाके बोलेंगे कि तुमने जो सैंपल लिखा था वो गलत है, और इसको जब सेव करेंगे तो क्या करता, नहीं, हमारे पास आप इस्तेमाल करके अभी चेंज करके देखें, वो नहीं करता, उसको नहीं नजर आता। जो कंट्रोल को नहीं देखें, दो अलग अलग टाइप्स हैं। टैग, जब भी टैग का होता है वो टेक्स्ट होता है और कंट्रोल की वैल्यू होती है। दो डिब्बा तो बुक आईडी में जो हमने उठाया था वो उसका डॉट टेक्स्ट इसलिए उठाया था कि हमने एंकर के अंदर बुक आईडी डाली थी। एंकर टैग है ना बेटा, कंट्रोल थोड़ी है। टेक्स्ट बॉक्स जो है वो कंट्रोल है या टैग है, कंट्रोल है जी भाई। हाँ नहीं, आईडी नहीं बदलेंगे, हम ऐसा काम नहीं करेंगे। हम अगर ऐसा काम करेंगे तो हम गंदे बच्चे होंगे। हम ऐसा नहीं चाहते कि कभी भी प्राइमरी की अपडेट करें। अगर कभी दिल करे ना कि प्राइमरी की अपडेट करें तो कोई और बंदोबस्त कीजिएगा उसका। हाँ, दिल पे इस मामले में दिल पे नहीं जाना चाहिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दिल एक्सेस ना करें, दिल एक्सेस करें, लेकिन इस वाक़े पे ना करें, आपको अफाका नहीं होगा। तो करने को तो हम और भी बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं। आप ये करने के बाद जो है वो अपना सॉरी इसकी करते हैं छुट्टी। अब हमें जो है वो प्रॉपरली जो है वो आपको कि जब हम कोई चीज़ ऐड करेंगे तो हमें नज़र आएगा कि हमने क्या किया है और क्यों किया है। जैसे ASP.NET यहाँ 2 है, हमने 4 पढ़ी है। और यहाँ पर जो है वो हमने यहाँ पे 2006 के बाद सैंपल लिखा था, तो हमने
दोबारा जो है वो उसको यूज़ करेंगे तो हमारे पास दैट्स अ कॉन्सेप्ट कि हमारे पास लेकिन हम उसी पेज पे खड़े हैं, एक दफ़ा भी पेज हमने जो है वो सबमिट। लेकिन बेटा इस चीज़ का ताल्लुक मैं आपको वही बता रहा था, इस चीज़ का ताल्लुक है कि आप किस तरह काम कर सकते हैं। ये सिर्फ एक इंट्रो था हमारे पास। जो असल काम है वो ये होता है कि हमारे पास हम कभी भी एजेक्स में पूरी सारी HTML उठा के जो है वो नहीं डाल रहे होते। हमारे पास एजेक्स में हमेशा जेसन के थ्रू डाटा आता होता है और HTML को हम लोग जो है वो खुद ही हैंडल करते हैं। ठीक है, अब सवाल पैदा होता है भाई HTML को कैसे हैंडल करते? पहला तरीका जो हम जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं उसी के थ्रू DHTML जनरेट करें। DHTML स्टैंड फॉर डायनामिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, वो jQuery से भी जाता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेट होता है। हम टैग लिखते हैं, टैग ओपन किया क्लोज किया, ऑटोमेटिकली आपका विजुअल स्टूडियो आपको फैसिलिटेट कर देता है। jQuery से जब करने जाएंगे ना तो jQuery के मेथड और ये और CSS कोड थोड़ा सा दुख लगेगा आपको। लेकिन वन पेज एप्लीकेशन में हमारे पास दो काम हो रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है कि हमें जो काम करना पड़ता है सर्वर से वो हमेशा एजेक्स के थ्रू होता है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि हमें HTML जो है वो खुद जनरेट करनी पड़ती है, क्योंकि डाटा जो है वो JSON में हमारे पास आएगा तो HTML खुद जनरेट करनी पड़ती है। ये दोनों काम हमारे पास मिलके जो है वो प्रॉब्लम जो सॉल्व जिसने की थी वो हमें करता है MVVM। MVVM क्या है? मॉडल व्यू मॉडल, जो कि AngularJS है। इसलिए AngularJS जो है वो इतना सक्सेसफुल है कि अंडरलाइन टेक्नोलॉजी कुछ भी हो वो ये नहीं देखता कि कहाँ से आ रहा है। जब वो रिक्वेस्ट करता है तो वो JSON में करता है, जब वो रिस्पॉन्स उसको मिलता है तो JSON में मिलता है। उसकी हर रिक्वेस्ट और बाय डिफॉल्ट जो है MVVM जो है वो एजेक्स में ही करता है और एजेक्स से ही रिसीव करता है। और अकॉर्डिंगली ये जो काम हम कर रहे हैं आगे चल के जब हम यही काम हम लोग जो है वो JSON के थ्रू भी मैं आपको करके दिखा दूंगा कि हमारे पास पूरा JSON में डेटा उठ के आएगा और हम इसी चीज को JSON में जो है ना टेबल के थ्रू काम कर रहे होंगे। तो इट्स ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी कि हम किस चीज को किस तरह जो है वो हैंडल कर सकते हैं। आपने ये चीज फील की कि इतनी डिटेल्ड पेज की एक एक चीज को जाके मैं अपनी मर्जी से जो है वो उठा सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। ये काम हम वेब फॉर्म में अच्छा, ये सिर्फ इसलिए है, ये सिर्फ यहाँ नहीं है, ये हमारे लिए डिफरेंटली बोले हाँ, डिलीट के केस में सिमिलर मेथोडोलॉजी होगी। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्पेसिफिकली अगर हम डिलीट करेंगे ना तो हमें क्या करना पड़ेगा। एरे का मसला आता है नहीं, एरे का मसला है। जब हम डिलीट करेंगे ना तो वैसे तो वो डिलीट कर देगा, सर्वर में जाके डिलीट कर देगा, लेकिन उसको आप DHTML से जब उस TR को गायब करेंगे ना तो वो वहां पर जो है वो उसका भी तरीका है। आप सिंपल jQuery के एक टैग को जाके वहां से रिमूव कर दें, वो पूरा का पूरा उसके चाइल्ड के साथ उसको रिमूव कर देगा। मैंने अभी ये बहुत ही ये जो है ना एक बेसिक है, आपको समझ में आया कि कब किस तरह क्या क्या चीजें हम हैंडल कर सकते हैं। मैं सिर्फ बेटा इससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना वो ये है कि मैं आपको इसके बाद JSON वाला पार्ट कराऊं। मैं जो असल जो काम है वो हमारा ये है कि इन सब चीज़ों को समझ के हम लोग जो है वो MVC की तरफ जाएंगे और MVC में हम जरा ज़्यादा जो है वो तेज़ी से, क्योंकि हमने लिंक टू SQL समझ लिया है। लिंक टू SQL की जो डिटेल्ड है, लिंक टू SQL में अभी हम सिर्फ एक रिकॉर्ड उठा रहे हैं या लिस्ट उठा रहे हैं या कंडीशन यूज़ कर रहे हैं। जो इनर जॉइन है, मल्टीपल डेटा टेबल से डाटा उठाना है, ये सब काम हम एंटिटी फ्रेमवर्क में करेंगे, जो कि ऑलमोस्ट एग्जैक्टली इसी तरह ही होता है जिस तरह हम ये लैम्बडा एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, लेकिन वो हम MVC में जाके करेंगे। ये सब चीज़ें आपको jQuery समझ में आनी चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि रिक्वेस्ट अगर मेरे पास JSON में आ रही है तो मैं कैसे हैंडल करता हूँ। मैं आपको MVC में जब पार्शियल व्यूज रेंडर करना jQuery के थ्रू सिखाऊंगा, वो भी आपको इसमें समझ में आने चाहिए। तो जब मैं आपको लफ्ज़ बोलूँगा ना कि ये पेज का ये हिस्सा jQuery से अपडेट होगा तो आप फौरन जो है वो उसको
इको आप उसको कॉपी कर लेंगे मुझे कि हाँ अगर jQuery से कॉल हो रहा है तो डायरेक्टली जाके jQuery को कॉल करके रन टाइम पे जो है पेज का एक पोर्शन जो है वो अपडेट कर देता है। जिस तरह AngularJS सक्सेसफुल है, फेसबुक जो है वो React.js यूज करता है, वो भी अभी नहीं है। तो ये सारे जो टेक्नोलॉजीज है ना जो आप बहुत डेलिबरेटली यूज कर रहे होते हैं, वो सब ये चीजें। Ajax जो है वो आपके पास वन टाइम कम्युनिकेशन है, मतलब वन साइडेड कम्युनिकेशन है। मैं कॉल करता हूँ, जब भी कॉल करता हूँ हमेशा क्लाइंट से कॉल करता हूँ, हमेशा कॉल किसको करता हूँ, अपने सर्वर को कॉल करता हूँ। वन टाइम कम्युनिकेशन है। जब मैं सर्वर को कॉल करता हूँ तो सर्वर जो है वो फिर रिस्पॉन्ड करता है, ऐसे ही ना। जो नई टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास आई है वेब सॉकेट्स। वो क्या करती है, वो टू वे ऑफ कम्युनिकेशन करती है। अभी तो मैं सिर्फ क्लाइंट से जाता हूँ, क्लाइंट कॉल करता है, सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। वेब सॉकेट्स में क्या होता है, क्लाइंट भी कॉल कर सकता है और सर्वर भी कॉल कर सकता है। और जब भी सर्वर क्लाइंट को तो सिर्फ अपना सर्वर ही नजर आता है ना, लेकिन सर्वर को क्या नजर आता है, सब नजर आता है। दैट मींस कि हम सर्वर के थ्रू जो है वो ब्रॉडकास्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये वाली जो टेक्नोलॉजी है इसकी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ जो वेब सॉकेट्स पर चलती है। मैं यहाँ से फेसबुक पे साइन करूँ, यहाँ से अपने मोबाइल से साइन करूँ, मुझे कोई चैट करता है मेरे साथ, मैं चैट पे रिस्पॉन्ड करूँगा ना, हेलो हाउ आर यू, उसका जो जवाब आएगा ना वो मेरे पास मेरे मोबाइल पे भी अपडेट होगा और उस पर भी अपडेट होगा। क्यों? क्योंकि सर्वर जो है वो ब्रॉडकास्ट कर रहा होगा और वो दोनों पे जो है वो कम्युनिकेशन हो रही होगी। वो चैटिंग भी वेब सॉकेट से होती है और चैटिंग का रिस्पॉन्स भी जो है वो वेब सॉकेट से आता है। ये एक दिन में ऐसा नहीं हुआ कि एजिक्स के बाद उन्होंने सुबह उठे और भाई सिंगल आमलेट नहीं डबल आमलेट चाहिए, चलो। एजिक्स के बाद रिवर्स एजिक्स आई, सर्वर साइड एजिक्स आई, फिर कहीं जाके वेब सॉकेट्स का कॉन्सेप्ट आया। पहले सॉकेट प्रोग्रामिंग सिर्फ डेस्कटॉप डेवलपमेंट में होती थी, अब सॉकेट प्रोग्रामिंग हमारे पास वेब सॉकेट्स में भी होती है। .NET में वेब सॉकेट जो है वो SignalR के नाम से टेक्नोलॉजी है। आपको अगर याद आए, मैंने इस कोर्स के फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि SignalR क्या होगा। ठीक, अच्छा हम लोग फ्राइडे वाले दिन जो है वो मिल रहे हैं 2 घंटे के